हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर शिशिर आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 को केमिस्ट्री को और साथ में कर रहे हैं उसका चैप्टर नंबर 4। पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी के आंकिक प्रश्नों को आपके सामने हल किया था। आज वहीं से हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में फिजिक्स और केमिस्ट्री की बहुत ही यूजफुल वीडियो आपको मिलेगी। फिजिक्स की क्लास 9 से लेकर क्लास 12 का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसे चैप्टर वाइज सारी की सारी वीडियोस को देख सकते हैं, सभी क्लासेस की 9 से लेकर 12 तक की। और केमिस्ट्री यहां पर कंटिन्यू है, क्लास 11 और 12 की केमिस्ट्री लगातार यहां पर आगे की ओर बढ़ रही है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हिंदी मीडियम में मटेरियल बहुत कम है यूट्यूब पे। तो जो नीडी स्टूडेंट हैं वहां तक इसकी अप्रोच होनी चाहिए। मैं तो ऐसा चाहता हूं। बाकी अब जितना अधिक हम कह सकते हैं रिस्पॉन्स देंगे, मैं भी उतनी एनर्जी से आपके लिए क्या करूंगा, वीडियो तैयार करूंगा। तो फिलहाल शुरू करते हैं हम अपना अगला प्रश्न। वेग स्थिरांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप के इस प्रभाव को मात्रात्मक रूप में कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? तो सबसे पहले वेग पर, यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? हम जानते हैं सामान्यतः और मैक्सिमम यदि ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो पहली बात क्या लिखेंगे कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। पहली तो यह बात आ गई। दूसरा वो कहता है मात्रात्मक रूप में समझाइए कि किस दर से ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। तो हम जानते हैं यहां पर एक इक्वेशन हमारे पास होती है कि अभिक्रिया का जो वेग होता है, जिसे रेट कहा जाता है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं सामान्यतः, वो बराबर होता है के। और यहां हमारे पास मान लेते हैं ए हमारे पास क्या है, अभिकारक है, और उसकी जो सांद्रता है वो ऐसे हम बॉक्स बना करके इससे प्रदर्शित करते हैं। और इसमें जो अभिक्रिया की हम कह सकते हैं कोटि होती है, उसे यहां पर प्रदर्शित करते हैं एन से। अब अभिक्रिया का वेग कैसे परिवर्तित होगा, क्योंकि अभिक्रिया का वेग कांस्टेंट के पर भी निर्भर कर रहा है। और हमने आर्नियस की इक्वेशन पढ़ी थी कि आर्नियस ने स्पष्ट बताया था कि किस प्रकार के का मान जो ताप होता है उस पर निर्भर करता है। तो हमारे पास समीकरण होती है आर्नियस समीकरण से, और समीकरण आप जानते हैं यह हमारी होती है के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब जहां ई ए क्या होता है आप जानते हैं, यह हमारे पास होती है एक्टिवेशन एनर्जी, जिसे कहते हैं संक्रियण ऊर्जा। आर गैस नियतांक, टी हम जानते हैं क्या होता है ताप, ए क्या होता है आर्नियस नियतांक, और बाकी क्या बच गया के तो आप जानते ही हैं। ये तो हमारा क्या होता है वेग स्थिरांक होता है। के क्या होता है वेग स्थिरांक। तो आर्नियस ने यह बताया था कि जो वेग स्थिरांक होता है के, किस प्रकार वो टेम्परेचर टी पर निर्भर करता है। इसका अर्थ है कि टी के बदलने से, ताप बदलने से अभिक्रिया का यदि ताप बदलेगा तो इसका अर्थ है कि जो वेग स्थिरांक है के, उसके मान में परिवर्तन आएगा। और यदि के के मान में परिवर्तन आएगा तो इस समीकरण से हमें पता चलता है कि जो अभिक्रिया का वेग होगा आर, वो क्योंकि के पर डिपेंड करता है, इसलिए अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, प्रभावित होगा। कैसे प्रभावित होगा ये हम बता चुके हैं कि ताप बढ़ाने पर सामान्यतः जो अभिक्रिया का वेग जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को करेंगे। जो उसने मात्रात्मक शब्द कहा है, यानी कि आपको क्वांटिटेटिव रूप से बताना है कि किस प्रकार ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, उसके लिए आपको यह समीकरण लिखनी पड़ेगी। तो मुझे लग रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यह है 4.8। इसके अनुसार जल में एस्टर के छद्म प्रथम कोटि के जल अपघटन के निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। तो क्या है, यह है हमारे पास क्वेश्चन 4.8। और आंकड़े किस प्रकार से प्राप्त हुए, इसको यदि टेबल की फॉर्म में यदि हम लिख दें, ऐसे लिख रहे हैं
ये हमारे पास आ गया टी, जो कि पर टी जो है वो सेकंड में दिया हुआ है, और सेकंड हमारे को दिया हुआ है एस्टर की सांद्रता जिसका की मात्रक है मोल पर लीटर। ये किसमें है? मोल पर लीटर। अब यहां पर हम वैल्यूज रखेंगे। सबसे पहले है 0, यहां है 0.55, सेकेंड वैल्यूज हमें दे दी है 30 पे 0.31, थर्ड वैल्यू हम कह सकते हैं हमें 60 पे दी है 0.17, और लास्ट वैल्यू है 90 पे जो कि हमें दी है 0.085। तो ये प्रश्न इतना हमने आंकड़े लिख लिए। फर्स्ट क्या कहता है? 30 से 60 सेकंड समय अंतराल में औसत वेग की गणना कीजिए। किस किस में? 30 से 60 में। तो फर्स्ट का आंसर हम कैसे करेंगे? हम जानते हैं औसत वेग जो होता है यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन आर औसत लिख सकते हैं, यह बराबर होता है माइनस, और ऊपर की ओर हमारा होता है डेल्टा। यह हमारा क्या है? सांद्रता, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी के बराबर होता है। यह है औसत। अब डेल्टा आर कैसे निकालेंगे? ये इसका हमें क्या निकालना है? औसत मान निकालना है। तो ये हमारा हो जाएगा R2, ये हमारा हो जाएगा R1। तो यानी कि R, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस R2 माइनस R1 बटे डेल्टा टी, यानी कि हम कह सकते हैं T2 माइनस T1, ऐसे लिख सकते हैं। तो R औसत बराबर माइनस R2 का मान कितना है? R2 का मान आप देख रहे हैं 0.76 है। ये दरअसल ये R2 यहां पे लिख लेते हैं T1 T2, और यह R1 R2। ये R2 क्या है? ये चीज है। R1 क्या है? ये चीज है। T1 क्या है? ये 30 है। T2 क्या है? ये हमारे पास 60 है। बस ये मान रखने। तो R2 का मान 0.17 माइनस R1 का मान 0.31 अपॉन नीचे आ गया T2 माइनस T1। तो T2 का मान है 60 और T1 का मान कितना है? 30। तो जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, इसको सॉल्व करके आएगा 4.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3, और मात्रक हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये हमने आर औसत निकाल लिया। मेन आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। आप समझ सकते हैं 0.31 किसका है? माइनस का है, और ये बड़ा है। इसमें से 0.17 यदि घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 0.14 आ जाएगा, जो कि नेगेटिव में होगा। उस माइनस के इस माइनस में गुणा होंगे तो प्लस हो जाएगा। उसे आप सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि नीचे हमारा 30 आना है। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा इतना मान आ जाएगा। तो कैलकुलेशन आप खुद से जरूर चेक करिएगा। अगला देखें इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? एस्टर के जल अपघटन के लिए छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो सेकंड ये क्या कह रहा है? वेग स्थिरांक यानी कि के कैलकुलेट करना है एस्टर के जल अपघटन के लिए। तो एस्टर का जल अपघटन ये हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों? एक प्रायोगिक आंकड़े हैं। तो इन दोनों आंकड़ों से भी हम क्या कर सकते हैं? के की वैल्यू निकाल सकते हैं, इनसे भी, इनसे भी, इनसे भी। तो हम क्या करेंगे? दो दो लेकर के, यानी कि पहले हम इन दोनों आंकड़ों को ले लेंगे। यहां से बता देते हैं आपको। पहले हम इन दोनों आंकड़ों को लेंगे, फिर इन दोनों आंकड़ों को लेंगे, और फिर इन दोनों आंकड़ों को लेंगे। तो पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा ये, 3 आंकड़े लेंगे। 3 से हमारे पास के की 3 वैल्यूज आएंगी, और उनका एवरेज निकालेंगे तो पूरा एस्टर का जो जल अपघटन है उसके एवरेज के की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। किस प्रकार से करेंगे इसके लिए आपको ध्यान हो, हमने एक फार्मूला आपको बताया था, K इजिकल टू 2.303 अपॉन हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1, और यहां पर आ जाता है लॉग, साथ में हम लिख सकते हैं यहां R0, यहां पर 1 है तो यहां पर R1 अपॉन यहां पर आ जाएगा R2, ऐसे लिखा जाता है। इसी पद को हम यदि आगे माइनस का निशान लगा करके इसे सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे? आप देखिए यह है log R1 अपॉन R2 है, इसकी वैल्यू होती है log R1 माइनस log R2। यदि मैं माइनस आगे लगा दूं, यानी कि इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूं माइनस 2.303 अपॉन T2 माइनस T1, और यह हमारे पास आ जाएगा log, ये हो जाएगा R2 अपॉन R1। आगे माइनस लगाने से log का पद पलट गया है।
अब इस फार्मूले का हमने यूज करना है और तब क्या निकालनी है, वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ले रहे हैं पहला, कि पहला आंकड़ा ले रहे हैं जब हमारे पास फर्स्ट निकाल रहे हैं जब t1 का मान है 0, t2 का मान है 30, r1 का मान जिसे हम ये लिख रहे हैं, r1 हमारे पास कितना आ गया 0.55 और r2 का मान लिखेंगे, ये हमारे पास है प्यारे बच्चों r2 0.31 ऐसे। ये मान आपने यहां पर रखने हैं, तो वैल्यूज रखें तो क्या आ जाएगा, k1 इज इक्वल टू माइनस 2.303 अपॉन t2 माइनस t1। अब t2 का मान कितना है, t2 का मान है 30 माइनस t1 का मान है 0 और साथ में हमारा क्या आ गया लॉग, ये है r2 अपॉन r1। तो r2 की वैल्यू कितनी है 0.31 और नीचे है 0.51। तो इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, देखिए आगे मैं सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि हमें जगह इसमें ज्यादा चाहिए होगी इस प्रश्न में। तो इसको लिख सकते हैं, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी माइनस 0.7676 और साथ में आ जाएगा लॉग, डेसिमल से डेसिमल हटा देंगे तो 31/51, 31/51। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज हमारी आएगी 0.5636, इसके बराबर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, ध्यान रखिएगा। अब इसे कैसे सॉल्व करना है ये आपने ध्यान देना है। देखिए आगे का मान तो ये है माइनस 0.7676। अब हम सीधे लॉग की वैल्यू ऐसे नहीं निकालेंगे क्योंकि लॉग का एक स्टैंडर्ड तरीका है हमारा मान निकालने का। हम क्या करते हैं, जैसे एक जो मान होना चाहिए वो डेसिमल से एक अंक आगे होना चाहिए, हमारा ये स्टैंडर्ड तरीका होता है लॉग को निकालने का। तो इसको कैसे उस फॉर्म में चेंज करेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग, इसको एक आगे लेंगे तो ये हो गया 5.636 और साथ में लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 10⁻⁻1। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, आप समझ सकते हैं। यदि 10⁻⁻1 को इसमें मर्ज करेंगे तो यही चीज हमारे पास आ जाएगी। अब इसको क्या करना है आपने, इसको ऐसे करना है 0.7676, इसको लिखेंगे लॉग, एक तो ये आ गया 5.636 और दूसरा आएगा प्लस, ये लॉग m इंटू n का फॉर्मूला बनेगा, ये आ जाएगा लॉग 10⁻⁻1, ये आ गया। इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो 0.7676। अब ये लॉग निकालना है, ये है लॉग का मान क्या निकालना है, लॉग 56 का देखना है आपने 3 में और 6 में, ध्यान रखिए मेरी बात। लॉग 56 का मान देखना है 3 और 6 में। कहां देखेंगे, जो आपकी बुक के पीछे जो लॉग टेबल है। अब बहुत से बच्चों ने, एक दो ने कमेंट करा है कि सर ये लॉग टेबल तो है ही नहीं हमारी किताब के पीछे। तो प्यारे बच्चों, आपकी किताब के पीछे जहां लघु गुणक लिखा है उसे हम कहते हैं लॉग, और जहां लिखा है प्रति लघु गुणक उसे हम कहते हैं एंटी लॉग। तो जो बच्चे ऐसा नहीं जान रहे वो यहां पर से समझ जाएं कि जब हम कह रहे हैं लॉग टेबल तो आपकी बुक के पीछे जो लघु गुणक वाली टेबल है वही हमारी क्या है, लॉग टेबल है। तो सबसे पहले उसकी वैल्यूज देखते हैं, उसमें क्या मान है हमारा। हमने क्या निकालना है, 56 का 3 में और 6 में। तो निकालते हैं, ये हमारे पास आया 56 का 3 में मान है 7505, ये है 7505। कहां लिखा जाए, यहां पे लिख लेते हैं 7505। तो 56 का 3 में हमने लिख लिया है 7505 3 में, और उसके बाद 6 में, 6 आगे देखें इसी में ये है 5, तो यहां 5 और जोड़ देते हैं तो यह आ गया 7510, इतना आ गया। तो ये वैल्यूज यहां पर लिखेंगे, और इसको कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 0.751, ऐसा लिख लिया। अब देखिए ये है सूत्र लॉग m की घात n का सूत्र है, तो m की घात n यानी कि n log m, तो -1 गुणा log 10। आपको साथ में पता होना चाहिए कि log 10 की वैल्यू, जो बेस 10 होता है उसकी वैल्यू होती है 1, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो 0.7676, ये क्या चल रही थी, माइनस में चल रही थी, तो इसके आगे आपने माइनस और लगाना है, और यहां पर भी माइनस आ जाएगा 0.7676, और यहां से यदि करेंगे तो 0.751 माइनस log 10 की वैल्यू होती है 1, 1 की 1 में मल्टीप्लाई होगी, हो गया 1।
तो अब एक में से यदि इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा देखिए, तो 1.000 में से 0.751 ये आ जाएगा, 10 में से 1 गया 9, ये आ जाएगा 9 में से 5 गया 4, और ये हो गया 9 में से 7 गया, ये हो गया 2, तो 0.249 आ गया। और किस में आएगा ये ध्यान रखिएगा, माइनस में आएगा। तो ये आ गया बराबर K1 बराबर माइनस 0.7676 मल्टीप्लाई माइनस 0.249। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1.911 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2 पर सेकेंड के बराबर आएगी। ये किसकी वैल्यू आएगी, K1 की वैल्यू आएगी। तो K1 को मैंने आपको डिटेल से निकाल करके बता दिया कि K1 किस प्रकार से निकाला जाएगा। अब K2 K3 भी सेम ऐसे ही निकलेगा। तो K2 की वैल्यू जब निकालेंगे तो आगे का पोर्शन बिल्कुल सेम ये रहेगा, पीछे की ये चीज बदलेगी। अब K2 कैसे निकालना है, हम इन आंकड़ों को नहीं ले रहे हैं, मेरी बात ध्यान रखिएगा, हम इन वाले आंकड़ों को ऐसे नहीं ले रहे हैं। मान लेते हैं शुरू में मैंने कहा था ये और इसको साथ लीजिए, इसको 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 इसको। अब मैं क्या कर रहा हूं कि सेकंड केस में ये फर्स्ट लिया था, यहां सेकंड में हमने ले लिया T1 का मान 0 ही ले लीजिए। अगला वाला कौन कौन सा ले रहा हूं मैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इनको ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा T1 और ये हमारा क्या हो जाएगा आपकी बात T2, और ये हमारा क्या हो जाएगा R1 और ये क्या हो जाएगा R2। तो T1 बराबर 0, T2 बराबर 60, R1 बराबर 0.55 और R2 बराबर हम ले रहे हैं, मैं मात्रा फिलहाल नहीं लिख रहा हूं स्पेस कमी के कारण, आप समझ सकते हैं मोल पर लीटर होगा मात्रा 0.17। इन सब को जब आप इस समीकरण में रखेंगे, किसमें, K2 बराबर यह जगह -2303, ये T2 में से T1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 60 log 0.31, तो ये हमारा आपकी बार आ जाएगा R2 अपन R1 है तो 0.55 अपॉन 0.17। जब इसे टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी निकल के आएगी 1.957 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2 और पर सेकेंड क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। ये K2 की वैल्यू ऐसे निकलेगी। फिर मैं K3 की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो K3 के लिए क्या लेना है, ध्यान रखिएगा, ये तो T1 ही हो जाएगा और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा। थर्ड के लिए ध्यान रखिएगा, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा इस थर्ड केस के लिए। तो T1 का मान 0, T2 का मान 90, R1 का मान हम लिख सकते हैं 0.55 और R2 का मान 0.085। ये सब वैल्यूज यदि यहां पर रखेंगे तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, K2 की वैल्यू, अब की बार K3 की वैल्यू आ जाएगी, K3 बराबर -2.303 अपॉन 90 में से 0 घटाएंगे क्या आ जाएगा 90 और साथ में आ जाएगा लॉग, ये आ जाएगा R2, यहां पर फॉर्मूले में आप देख लीजिए R2 अपन R1 है तो R2 का मान 0.085, R1 का मान 0.55 और जब इसे सॉल्व करेंगे तो K3 की वैल्यू जो निकल के आएगी वो हमारी आएगी 2.075 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2 पर सेकेंड। अब हमें प्यारे बच्चों एवरेज निकालना है। ये मैंने K2 निकाल लिया, ये K3 निकाल लिया, K1 का मान मैंने यहां पर निकाल लिया था। ये मैंने पहला स्टेप पूरा आपको डिटेल में समझाया है कैसे निकालना है। K2 का मान ऐसे ही निकालेंगे, K3 का मान ऐसे ही आपने निकालना है। तो वैल्यूज ये निकल के आपकी आ जाएगी। अब निकालेंगे K की वैल्यू, तो K बराबर हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3 अपॉन 3। तो वैल्यूज पुट करेंगे सबकी, तो K1 की वैल्यू क्या है 1.911 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2 प्लस K2 की वैल्यू देखें ये आएगा हमारे पास, ये है K2 की वैल्यू 1.957 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2 और प्लस तीसरे K3 की वैल्यू 2.075 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2। इनको डिवाइड करना है 3 से, तो जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी, एवरेज निकल के आएगा, वह बराबर आएगा, आप कैलकुलेट करके देखिएगा, क्या आएगा 1.981 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2 पर सेकेंड के बराबर आएगा। तो K का जो मान होगा वो ये वाला हमारा निकल के आएगा जो मैंने ब्लैक से लिखा है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है,
कैलकुलेशन थोड़ी आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन प्रैक्टिस करनी प्यारे बच्चों जरूरी है, क्योंकि यहां भले ही आपको कैलकुलेशन ज्यादा लगे, लेकिन जब आपके एग्जाम में आएगी, जब आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न आते हैं, तो वहां कैलकुलेशन इस हिसाब की होती है कि आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, और प्रोसेस की प्रैक्टिस तभी होगी जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4.9, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि की है। इसका अर्थ है कि जो अभिक्रिया है उसका पहले अभिकारक की सांद्रता के प्रति कोटि 1 है तथा दूसरे अभिकारक की सांद्रता के प्रति जो कोटि है वो कितने हैं, 2। तो अभिक्रिया को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं अभिक्रिया, यदि मैं लिखूं a प्लस बी से बन रहा है c प्लस डी, तो जो ये बात कह रहा है उस हिसाब से लिखें। अभिक्रिया की प्रारंभ में जो मान होगा R0 बराबर, ये हो गया कांस्टेंट K, पहले अभिकारक की सांद्रता प्रारंभ में A0 है और दूसरे अभिकारक की सांद्रता प्रारंभ में क्या है, B0 है। तो A की कोटि कितनी है, 1, और B की कितनी है, 2। ये इसके कहने का अर्थ है। अब क्या करें, फर्स्ट में है अवकलन वेग समीकरण लिखिए। तो पहला हमें समझना है अवकलन वेग समीकरण। तो अवकलन वेग समीकरण यानी कि R को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R बराबर हमारा होगा, ये होगा माइनस dA बटे dt, और साथ ही इसको लिख सकते हैं माइनस dB बटे dt। और एक चीज का और ध्यान रखना कि जो ये घातें होती है, इन घातों को हर में लिख लिया जाता है। इसकी घात 1 है तो हर में आप चाहे 1/1 लिख लीजिए, इसकी घात 2 है तो यहां पर हर में कितना लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, या 1/2 लिखना पड़ेगा। ये अवकलन वेग समीकरण है, ये हम चैप्टर में पूरा डिस्कस कर चुके हैं आपसे। दूसरी बात, ये माइनस निशान क्यों आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। माइनस निशान इसलिए आता है क्योंकि ये हमारे पास है अभिकारक, इनकी मात्राएं समय के साथ घटती हैं तभी तो उत्पाद बनते हैं, और उत्पादों की मात्राएं बढ़ती हैं। यदि मैं दाहिने तरफ के उत्पादों का यदि अवकलन समीकरण लिखता तो ऐसे लिखता dC/dt, लेकिन वो धनात्मक आती। इसी प्रकार dD/dt, वो भी क्या होती, धनात्मक ही आती। तो इस प्रकार हम इनके क्या कर सकते हैं, अवकलन समीकरणों को लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या रहा है, बी की सांद्रता 3 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि बी की जो सांद्रता है, मान लेते हैं किसी समय t पर जो बी की सांद्रता है वो b' है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, और यह हमारी किसके बराबर है, ये कह रहा है 3 गुनी। 3 गुनी किसकी, प्रारंभ वाले की, यानी कि ये हमारा होगा 3 × B0 के बराबर है, ये है। तो अब क्या कह रहा है कि अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लेते हैं अभिक्रिया का जो वेग है वो R' हो गया, तो R' बराबर क्या हो जाएगा, K। अब की बार मान लेते हैं जो B' 3B0 के बराबर है और A किसके बराबर है, A0 के बराबर, A' के बराबर है। T समय पर सांद्रता ले रहे हैं ना, B की B' होगी और A की A' होगी। डैश को अंदर बाहर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप चाहे अंदर ही ले लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। ये इस प्रकार से तो वैल्यूज लिखें, K यहां पर आ जाएगा A' और यहां पर क्या आ जाएगा, B', और इसकी घात कितनी आ जाएगी, आप देख रहे हो 2 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2। तो अब B' = 3B0 के बराबर है, तो वैल्यूज रखेंगे R' बराबर K। A' की वैल्यू तो किसके बराबर है, ये A के ही बराबर है, A0 के ही बराबर है, तो लिखेंगे ये A' तो क्या है, A0 के ही बराबर है। और B' की वैल्यू कितनी है, B' 3B0, तो इसको ऐसे लिख रहा हूं 3B0, इसका क्या है, स्क्वायर। इसे सॉल्व करना है बस आपको। देखिए R' बराबर K, तो ऐसा का ऐसा आ गया, ये है A0, तो ऐसे लिख लेते हैं A0, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 9 और B0 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 9 और ये आ जाएगा B0 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं R0 बराबर 9 को आगे ले गए, मल्टीप्लाई ये आ गया K, साथ में आ गया A0 और साथ में आ गया B0 का स्क्वायर।
ये पूरा का पूरा पद आप देख रहे हो इसके बराबर है, आर नॉट के बराबर है। मान लेते हैं ये समीकरण 1 है, तो ये पूरा का पूरा पद किसके बराबर है, आर नॉट के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से मान रखने पर तो मान रखेंगे तो क्या आ गया, आर नॉट बराबर किसके आ गया, 9 इंटू आर नॉट के बराबर आ गया, आर डैश बराबर आर इंटू आर जीरो। यही हमारा आंसर हो जाएगा। लिखेंगे वेग 9 गुना हो जाएगा, पहला ये हो गया। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट देखें, ए तथा बी दोनों की सांद्रताएं दुगनी पड़ने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि थर्ड पार्ट देखते हैं। अब की बार ए डबल डैश का मान किसके बराबर है, हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए नॉट के बराबर है, और बी डबल डैश का मान 2 इंटू बी नॉट के बराबर है। तो अब की बार आर डबल डैश का मान क्या होगा यह ज्ञात करना है। तो समीकरण सेम है, आर डबल डैश बराबर के, यह आ जाएगा ए डबल डैश और साथ में आ जाएगा बी डबल डैश, और इसकी पावर कितनी है, 2 है। क्योंकि बेसिक इक्वेशन तो प्यारे बच्चों यही है ना, समय के साथ बदल रहा है, भले ही ए तथा बी की सांद्रताएं बदल रही है, लेकिन हम कहेंगे उनकी जो कोटि होगी वो नहीं बदलने वाली। अब वैल्यूज रखनी है यही वाली, जैसे हमने यहां पर रखी, तो आर डबल डैश बराबर हो जाएगा कि ए डबल डैश का मान कितना है 2a0, तो ये आ जाएगा 2a नॉट, और बी डबल डैश का मान कितना है 2b0, ये आ जाएगा 2b नॉट, और इसका क्या है स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर डबल डैश बराबर के, इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 2a नॉट, इसको खोलेंगे मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, और ये आ जाएगा b नॉट का स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। तो आर डबल डैश बराबर क्या आ जाएगा, 2 चौक 4 दूनी 8, और साथ में अंदर लिख लेंगे के, ऐसे कैसा आ जाएगा a नॉट, और साथ में आ जाएगा b नॉट का स्क्वायर। ये फिर से पद किसके बराबर है, समीकरण 1 में देखिए आर नॉट के बराबर है। तो लिखते हैं समीकरण 1 से मान रखने पर, तो मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, आर डबल डैश बराबर 8 इंटू किसके बराबर हो जाएगा, आर नॉट के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे वेग 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.10, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार ए और बी के मध्य अभिक्रिया में ए और बी की विभिन्न प्रारंभिक सांद्रताओं के लिए प्रारंभिक वेग r0 नीचे दिए गए हैं। ए और बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो हमें अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है इसमें, अभिक्रिया की कोटि, इसे ज्ञात करना है। और आंकड़े क्या दे रखे हैं, पहले आंकड़े लिख लेते हैं। ये हमारे पास ए है जो कि मोल पर लीटर में दिया हुआ है, ये बी है जो कि मोल पर लीटर में है, और ये हमारे को तीसरा दे दिया है आर नॉट जो कि मोल पर लीटर और पर सेकंड में दिया हुआ है, सेकंड में ही है, पर लीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। 3 वैल्यूज हमारे को इसकी दे रखी हैं। क्या क्या है, 0.20, 0.30, 0.20, 0.30, और थर्ड वैल्यू 5.07, 5.07 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5, पहला। दूसरे में दिया है 2.20, 0.20, 0.10, और दूसरी वैल्यू भी ये सेम दे रखी 5.07 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5, और ऐसे ही एक तीसरा आंकड़ा भी हमें दिया है 0.40, 0.40, 0.05, दूसरा है 0.05, और यह है 1.43 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4। ये हमें 3 आंकड़े दे रखे हैं किसी प्रयोग के, इस तरीके से। इसको सही कर लेते हैं, -4 है, ये है। तो हमें क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है। ये प्रश्न को समझिए। ये प्रश्न क्या है कि किसी ने एक एक्सपेरिमेंट किया, कोई अभिक्रिया चल रही होगी, मान लेते हैं A प्लस बी से निकल रहा है C प्लस डी। तो विभिन्न समयों पर उसने
हम कह सकते हैं ए तथा बी के मान उन्होंने ज्ञात करें, या एक्सपेरिमेंट को पहले एक बार रिपीट करा तो ये आंकड़े आ गए, दूसरी बार रिपीट करे ये आंकड़े आ गए, तीसरी बार रिपीट करा ये आंकड़े आ गए। तो हम किस प्रकार से इस अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करेंगे? पहले सबसे पहले लिखते हैं अभिक्रिया का वेग समीकरण। तो लिखते हैं चूंकि आर या आर नॉट जिससे लिख सकते हैं क्योंकि इसको आर नॉट दे रखा है, यह आ गया के, यहां पर आ गया ए और साथ में हम यहां लिख लेते हैं बी। अब ए तथा बी की ये क्या है? हमारी अभिकारकों की सांद्रताएं हैं। इनकी जो घातें होती थी उनका योग ही हमारे पास क्या होता था? अभिक्रिया की कोटि होती थी, जिसे हम एन से प्रदर्शित करते थे, एन से प्रदर्शित करते थे। तो यदि इसकी घात मान लेते हैं x है और b की घात क्या है y, तो हमें क्या ज्ञात करना है? n बराबर x प्लस वाई ज्ञात करना है। ये कितना होगा? तो यदि x और y के मान आप ज्ञात कर लेंगे तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात हो जाएगी। तो अब इस प्रश्न को करना शुरू करते हैं। आंकड़ों से सबसे पहले हम समीकरण बनाएंगे। कितने आंकड़े दिए हैं? 1 2 3। समझिए, ये पहला आंकड़ा है, डाटा नंबर 1 है, ये डाटा नंबर 2 है, ये डाटा नंबर 3 है। तो पहला आंकड़ा लेकर के ये पहली समीकरण का निर्माण कर रहे हैं। समीकरण ठीक यही चलेगी प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। तो इस मानक समीकरण से सबसे पहला बना रहे हैं। आर नॉट का मान पहले के लिए कितना दिया? 5.07 10 टू द पावर -5। तो आर जीरो की वैल्यू लिख लेंगे 5.07 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू, के की वैल्यू नहीं दी है तो के की वैल्यू के ही रखेंगे। ए की वैल्यू कितनी दी है? 0.20, तो लिख लेंगे 0.20 और इसकी पावर कितनी है? x। दूसरा है b की घात y, तो b का मान कितना है? 0.30 और इसकी पावर क्या है? y। ये हमारी पहली समीकरण हो गई। दूसरे आंकड़े का इस्तेमाल करें इस वाली टेबल का, तो सबसे पहले आर नॉट की वैल्यू कितनी है? इतनी, तो इसे लिख लेते हैं 5.07 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5। ये हमारे पास आ गया बराबर, इधर की ओर क्या आ गया? के। अब देखिए इस वाले आंकड़े में a की वैल्यू है 0.20 और b की वैल्यू 0.10, तो ये वैल्यू रखेंगे 0.20 इसकी पावर x और 0.10 इसकी वैल्यू पावर y। समीकरण 2। ऐसे ही इस तीसरे आंकड़े का यूज करेंगे, थर्ड नंबर। इसमें देखिए अब की बार हमारे को आर नॉट की वैल्यू 1.41 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4, 1.41 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू के। ए की वैल्यू है 0.40, बी की वैल्यू 0.05, 0.40 की पावर x, 0.05 इसकी वैल्यू क्या है? y। और ये होगी समीकरण 3। अब हमारे पास प्यारे बच्चों ये 3 समीकरण हैं। इन 3 समीकरणों की हेल्प से हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है x तथा y के मान। और x और y के मान यदि आपको पता चल गए तो n बराबर x प्लस वाई, ऐसा रख करके आप n का मान यानी कि अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? इन समीकरणों को जब हल करेंगे तो आपको कोशिश ये करनी है कि इसमें 3 चर हैं, एक है x, एक है y, एक है k। हालांकि 3 समीकरण हैं और 3 है ज्ञात चर हैं, हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन कौन सा इजी मेथड रहेगा, कौन सी हम कह सकते हैं समीकरणों को लें कि आसानी से हल हो जाए, इस पे आपने फोकस करना है। आप पहले और दूसरे के आंकड़ों को देखें तो इसमें आगे का हिस्सा 0.20 की घात x, इसमें भी 0.20 की घात x, ये दोनों में सेम है, k भी सेम है और y डिफर है। तो हम यदि पहली समीकरण में दूसरे समीकरण का भाग दे दे तो k से k और इस पद से यह पद कट जाएगा, केवल y हमारे पास अज्ञात रह जाएगा और उसको हम ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करें? समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे रहे हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग, यहीं पे लिख लेते हैं भाग देने पर। तो भाग दीजिए, क्या आ जाएगा? यह आएगा 5.07 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5, 5.07 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5 और अपॉन यही आ जाएगा 5.07 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5 इक्वल टू, यह है k 0.20 की पावर x, k 0.20 की पावर x और 0.30 की पावर y, 0.30 की पावर y अपॉन नीचे भी k, पहला पद यही है की पावर x और दूसरा पद हमारे पास क्या है? 0.10 की पावर y, 0.10 की पावर y। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, इससे ये कट गया, इस पूरे पद से ये पूरा पद कट गया, इससे ये कटेगा तो क्या आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू, यहां क्या आ गया? ध्यान दीजिए, यह गया 0.30 और नीचे है 0.10
और इन दोनों की इस पूरी की पूरी पावर कितनी है y। तो डेसिमल से डेसिमल हटा दिया आपने, 10 का भाग 30 में देंगे 3 बार जाएगा, इसका अर्थ है इधर आ गया 1 इजिकल टू 3 की घात y। अब देखिए 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 जो है किसी की भी घात 0 1 के बराबर होती है। इसका अर्थ है इस समीकरण को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 की घात 0 बराबर 3 की घात y। तो y बराबर क्या आ गया 0 आ गया, लिखेंगे अतः y बराबर क्या आ गया 0। तो एक वैल्यू हमें पता चल गई कि y का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब अगली दो समीकरणों का इस्तेमाल करके, दूसरी और तीसरी का समीकरण का इस्तेमाल करके हम x का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो बिल्कुल यही प्रोसेस करना है। लिखते हैं समीकरण 2 में समीकरण 3 का भाग देने पर, तो भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, समीकरण 2 है 5.07 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 5, 5.07 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 5 अपॉन 1.41 10 टू द पावर माइनस 4, 1.41 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 4। इधर आ जाएगा दोनों का k, ये तो सेम आ जाएगी नीचे वाली 2.20 10 टू इसकी पावर x, और ये आ जाएगा 0.10 इसकी पावर y बटे, ये तो समीकरण 2 लिखी है मैंने वहां। समीकरण 3 में क्या है, k 0.40 की पावर x, k 0.40 की पावर x, और यह 0.05 की पावर y, 0.05 की पावर y। अभी देखिए हमने y की वैल्यू निकाली है 0, तो यदि y की वैल्यू 0 है तो यहां इस घात की वैल्यू क्या कर लीजिए 0, y की जगह क्या लिख लेंगे हम 0। और किसी भी चीज की घात यदि 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो यानी कि इस ब्रैकेट का मान भी 1 के बराबर होगा, इस ब्रैकेट का मान भी 1 के बराबर होगा। तो इस पद को तो आप भूल जाइए। अब इसमें देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 5.07 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 5। इसको भी -5 के पदों में करें तो डेसिमल को एक इधर ले जाएंगे तो ये आएगा 14.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 5 बराबर, यहां हम क्या लिख सकते हैं, k से k कट गया, ये आ जाएगा 0.20 बटे 0.40 और इसकी पावर क्या आ जाएगा x, क्योंकि ये तो 1 के बराबर है। इनको सॉल्व करना है तो देखिए 10 की घात -5 से 10 की घात -5 कटेगा। जब 5.07 का 14.1 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1.2.82 इसके बराबर आएगा। भाग देके देखिएगा, 14.1 में 5.07 का भाग देंगे तो 2.82 आएगा। इधर की ओर क्या आएगा, डेसिमल से डेसिमल हटा दिया आपने, ये काटेंगे तो 20 दूनी 40, यानी कि ये आ गया 1/2 और इस पूरी की पावर क्या है x। दोनों को पलट देंगे, भिन्नों को दोनों तरफ पलटेंगे कोई फर्क नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा 2.82 बराबर 2 की पावर x। अब इसको 2.82 को कन्वर्ट करना है 2 की घात के रूप में, तो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी मामला है। ये थोड़ा सा यहां पर एक हम कह सकते हैं, एक आपको यदि पहले से कुछ वैल्यूज यदि याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए 2.82 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई, इसको लिख सकते हैं 1.41, 2 की गुणा करेंगे तो 2 कम 2, 2 चौको 8, 2 कम 2, ऐसे ही आ गया, ये हो गया 2 की पावर x। अब ये तो है 2 की पावर 1, ये 1.41 मान होता है √2 का, और √2 का अर्थ होता है 2 की घात 1/2, यह है 2 की पावर x, 2 की पावर x। तो यहां पर आ गया 2 की पावर 3/2 बराबर 2 की पावर x। तो इसका अर्थ है यहां से निकल गया x बराबर 3/2, यानी कि x बराबर 1.5, ये हमारा मान निकल गया। तो x का मान भी 1.5 आ गया, y का मान क्या आ गया 0 हो गया। तो ये कहां रखेंगे, इस वाली समीकरण में रख लेते हैं, ये वाली जो हमारे पास समीकरण है इसमें मान रखेंगे कि लिखेंगे आता r0 इजिकल टू k, क्या आ जाएगा a की पावर 1.5 और b की पावर क्या आ जाएगी 0। तो सीधा सीधा आ गया n बराबर x प्लस वाई था, यानी कि 1.5 प्लस 0, तो n बराबर आ गया 1.5, यानी कि अभिक्रिया की जो कोटि थी n उसको हमने प्राप्त कर लिया, वो 1.5 के बराबर होगी। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इसको हल करेंगे। मेन बात है इस क्वेश्चन में आपको समीकरणें बनानी है और तब x तथा y के मान ज्ञात करना है, तो थोड़ा सा यहां आपको मैथमेटिक्स यूज करनी पड़ेगी।